हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी साइंस कक्षा 8 का जो 16वां अध्याय है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले जो है 15 अध्याय हो चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 16वां अध्याय है प्रकाश या लाइट। तो इस चैप्टर में हम प्रकाश के बारे में जानेंगे और इसमें ये भी जानेंगे कि हम जिन वस्तुओं को देखते हैं तो उसमें प्रकाश की क्या भूमिका होती है, कैसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। संसार में हम मुख्य रूप से अपनी ज्ञानेंद्रियों से जानते हैं। ज्ञानेंद्रियों में से दृष्टि एक सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय है। इसकी सहायता से हम पर्वतों, नदियों, पेड़ पौधों, कुर्सियों, मनुष्यों तथा अपने चारों ओर की अनेक वस्तुओं को देख पाते हैं। हम आकाश में बादल, इंद्रधनुष और उड़ते पक्षियों को भी देखते हैं। रात्रि में हम चंद्रमा, तारों को भी देखते हैं। दृष्टि द्वारा ही आप इस पृष्ठ पर छपे शब्दों और वाक्यों को भी देख पाते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं ऐसा कैसे संभव है कि हम इन चीज़ों को अपने नेत्र से, अपनी आंखों से देख पाते हैं? तो वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है? कैसे हम वस्तुओं को देख पाते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि हम विभिन्न वस्तुओं को कैसे देख पाते हैं? आप कह सकते हैं कि हम वस्तुओं को नेत्रों से देखते हैं, लेकिन क्या आप अंधेरे में भी किसी वस्तु को देख पाते हैं? नहीं। इसका अर्थ है कि केवल नेत्र द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। अगर हम केवल नेत्रों की बात करें तो नेत्र केवल हम किसी वस्तु को देखने के लिए केवल नेत्र का ही उपयोग नहीं करते हैं। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। तो अब जान गए होंगे आप लोग कि अगर कोई वस्तु आप देखते हैं तो सबसे पहले उस वस्तु पर प्रकाश पड़ती है, फिर वो प्रकाश वहां से उस वस्तु से परावर्तित होके हमारे नेत्र में आती है, मतलब नेत्र तक पहुंचती है। तब जाकर हम उस वस्तु को देख पाते हैं। तो किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यही अगर वस्तु अंधेरे में रखी हो तो क्या आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो प्रकाश की भूमिका होती है कि उस वस्तु से प्रकाश चलकर हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अथवा उनसे परावर्तित हुआ हो सकता है। तो यह प्रकाश जो हमारे नेत्र पर सामने पहुंचता है, नेत्र में पहुंचता है, प्रवेश करता है, वो वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित हो सकता है या उनसे परावर्तित हो सकता है। या तो कोई ऐसे वस्तु होते हैं जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। जैसे सूर्य की बात कर लें तो सूर्य भी हम देखते हैं तो वो क्या है, वो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसी वजह से हम उसको देख पाते हैं। लेकिन कुछ वस्तुएं जो हैं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। फिर वो सूर्य से प्रकाश उन वस्तु के पास पहुंचता है, फिर वो वस्तु उसे परावर्तित कर देती है और हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। हमने कक्षा 7 में सीखा है कि कोई पॉलिश किया हुआ या चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य कर सकता है। तो अगर कोई चमकदार पृष्ठ है तो वो दर्पण की भांति ही कार्य करता है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को क्या करता है? परावर्तित कर देता है। मान लीजिए ये लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट निकल रही है, उत्सर्जित हो रही है। अगर आप यहाँ पर एक दर्पण लगा देते हैं तो ये जो प्रकाश की किरण है यहाँ पर पहुँचती है, ये परावर्तित हो जाती है, या ऐसे ऐसे इस तरीके से वो परावर्तित हो जाती है। जैसे यहाँ पे दर्पण है, ये प्रकाश किरण गया या तो इस साइड या तो इस साइड परावर्तित हो जाती है। ठीक। तो जो भी चमकदार पृष्ठ होते हैं वो दर्पण की भांति ही कार्य करते हैं। अगर उस पर प्रकाश की किरण पड़ती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाता है, उस प्रकाश किरण की दिशा में, जैसे ही वो प्रकाश की किरण जो है दर्पण पर पड़ती है। अब आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है परावर्तन का नियम। ये एग्जाम में पूछा जाता है,
परावर्तन का नियम। अब परावर्तन का नियम यहाँ पर फिगर में देखिए कि एक यहाँ पर कंघी ली गई है, केवल उसके एक जिसमें दांत लगे होते हैं कंघी में, सभी को जो है पेपर से आप ढक दीजिए। बस एक दो दांतों के बीच का जो गैप होता है उसको आप ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। आप देख रहे हैं यहाँ वाइट है पूरा, ये खुला हुआ है। और फिर आप इसको अंधेरे में मेज पर खड़े करके रख दीजिए। फिर इसके एक तरफ से आप टॉर्च से इस पर प्रकाश डालिए, टॉर्च से इस पर प्रकाश डालिए। तो आप जब भी इस पर टॉर्च पर प्रकाश डालेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये इस तरह जा रहा है। फिर आप क्या करेंगे कि इसके रास्ते में आपको क्या रखना है, एक दर्पण रखना है। क्या रखना है? दर्पण। तो जैसे ही आप दर्पण रखते हैं तो आप देखेंगे कि ये जैसे ही दर्पण पर पड़ता है तो वो दर्पण परावर्तित कर देता है। यहाँ पर किरण उस पर पड़ती है दर्पण पर, और जिस बिंदु पर पड़ती है उस बिंदु से ये परावर्तित हो जाती है प्रकाश की किरण। तो ये परावर्तन दिखाया गया है, किस प्रकार जो है प्रकाश का परावर्तन होता है इस क्रियाकलाप में। तो दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारा जो है ये आपतित किरण है। जब पृष्ठ पर कोई प्रकाश आती हुई प्रतीत होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? आपतित। क्या कहते हैं? आपतित किरण। और फिर जो किरण परावर्तित हो जाती है, रिफ्लेक्ट होता है, उसी को बोलते हैं हम परावर्तित किरण। क्या? परावर्तित। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है, परावर्तित किरण इसको बोलेंगे। देखिए, पृष्ठ के परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। और पृष्ठ पर पड़ने वाले प्रकाश किरण को आपतित किरण। ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। अगर आपको परावर्तन के नियम जानना है तो पहले ये दो चीज आपको पता होना चाहिए। प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शीकरण है। वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरणपुंज प्राप्त होता है। जो हम प्रकाश देखते हैं उसमें कई सारे किरणपुंज होते हैं जो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है। सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण जो किरणपुंज होता है उसके लिए हम किरण शब्द का ही उपयोग करते हैं। केवल एक रेखा के रूप में हम दर्शाते हैं, लेकिन वास्तव में वो किरणपुंज मतलब किरणों का एक समूह होता है। अपने मित्रों की सहायता से कागज पर समतल दर्पण की स्थिति, आपतित और परावर्तित किरणों को दर्शाने वाली रेखाएं खींचिए। दर्पण तथा कंघे को हटाइए। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराता है उस पर दर्पण से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक सरल रेखा खींचिए। यह रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर क्या कहलाता है? अभिलंब कहलाता है। तो अभी आपने देखा कि ये जो परावर्तक पृष्ठ था इससे जो है प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी और ऐसे परावर्तित हो रही थी। तो ये था हमारा आपतित किरण, और ये जो वापस टकरा कर वापस आया ये था क्या? परावर्तित किरण। अब जो आपतित किरण है इस पृष्ठ पर जिस बिंदु पर टकराया है उस बिंदु से हमें 90 डिग्री का एक रेखा खींचना है। किसके सापेक्ष? दर्पण के सापेक्ष। ये हमारा है दर्पण, ये हमारा दर्पण है। तो दर्पण के सापेक्ष खींचना है तो 90 डिग्री कैसे जाएगा? 90 डिग्री ये होगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा। तो यही जो होगा 90 डिग्री पे खींचा हुआ जो रेखा है वही हमारा क्या है? अभिलंब है। ठीक। तो ये तीन चीजें होती हैं परावर्तन के नियम में, ये तीन रेखाएं आती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, यहाँ पर खींच के दिखाया भी गया है। ये है हमारा आपतित किरण, फिर इस बिंदु पर टकराता है फिर वापस आता है तो ये परावर्तित हो जाता है। उनके बीच एक
रेखा खींचेंगे जो दर्पण के 90 डिग्री हो, दर्पण के समकोण हो, तब हम इन तीनों को क्या कहेंगे? एक को आपतित किरण कहेंगे, एक को परावर्तित किरण कहेंगे, और जो सीधे गया है उसको क्या कहेंगे? अभिलंब। तो आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। और परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण, कोण आर, एंगल आर। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को मापिए। इस क्रियाकलाप को आपतन कोण परावर्तित करके कई बार दोहराइए। तो आपने देखा कि यह है आपतन कोण, इसको आई से निरूपित करते हैं। जो आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वो हमारा है आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण है वो हमारा है परावर्तन कोण। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, और अभिलंब क्या है। और एक चीज और कि यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ क्या है, ये हमारा जो दिखाया गया है ये हमारा परावर्तित पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ इसको बोलते हैं। यदि आप यह क्रियाकलाप सावधानीपूर्वक किया जाए तो यह देखा जाता है क्या देखा जाता है कि आपतन कोण जो होता है वो सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यह परिवर्तन के नियमों में से पहला है। तो आप नोट कर लीजिए, परावर्तन का जो पहला नियम होता है आप फिगर में देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपतन कोण क्या है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण आपतन कोण, और परावर्तन कोण क्या है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला जो कोण है वो है हमारा परावर्तन कोण। तो दोनों कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। ये है परावर्तन के नियम का पहला नियम। तो ये नोट कर लीजिए कि परावर्तन का पहला नियम क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यदि मैं दर्पण का प्रकाश अभिलंब के अंदर डालूं तो क्या होगा? तो देख के आप घर पे कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या होगा। सीधे आप अगर अभिलंब के सीधे प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा, तो आपको पता नहीं चलेगा कि उसमें परावर्तित कौन सा है, आपतित कौन सा है। तो यहाँ पर दूसरा नियम है, ये नोट कर लीजिए। इस क्रियाकलाप में यह दिखाएगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर जो अभिलंब है वो सभी एक ही तल में होते हैं। मतलब एक तल में होते हैं तीनों, चाहे वो आपतित किरण हो, परावर्तित किरण हो या अभिलंब हो। जो आपतन बिंदु है उस पर जो अभिलंब खींचते हैं वो सभी तीनों जो है एक ही तल में होते हैं। आप फिगर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर व्यवस्था दिखाया गया है कैसे करना है। तो आप वैसे ही ले लीजिए, आप कंघी ले लीजिए, सभी को जो है एक पेपर से ढक दीजिए। उसके जो दांत होते हैं कंघी के उसको पेपर से ढक दीजिए, और दो दांतों के बीच जो गैप है एक जगह आपको छोड़ना है, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो एक जगह आप छोड़ दीजिए। फिर मेज के किनारे से इस पर रख कर मेज के किनारे आप टॉर्च से इस पर प्रकाश डालिए। जब आप प्रकाश डालेंगे इस पर तो ये आप देख रहे हैं ये आपतित किरण है, और इसके पीछे आप क्या रखेंगे? एक दर्पण रखेंगे। क्या रखेंगे? एक दर्पण, जिस पर प्रकाश किरण जो है पड़ रही है इस पर, फिर वहाँ से परावर्तित हो जा रही है। और इस मेज पर एक सीट रखा गया है, और वो सीट का कलर क्या है? वाइट। पूरी तरह सफ़ेद सीट इस मेज पर रखा गया है ताकि आपको पता चल सके कि ये जो प्रकाश की किरण है वो एक ही तल में है या नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये आपतित किरण और परावर्तित किरण जो है
और फिर ये जो अभिलंब आप खींचेंगे, तीनों आपको एक ही तल में दिखाई देगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, और आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है वो एक ही तल में होता है। ये है हमारा दूसरा नियम, इसको आप नोट कर लीजिए। जब मेज पर कागज की पूरी शीट फैलाते हैं तो यह एक तल को निरूपित करती है। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी इसी तल में होते हैं। जब आप कागज को मोड़ देते हैं तो आप एक नया तल बना देते हैं जो उस तल से भिन्न होता है जिसमें आपतित किरण, अभिलंब स्थित हैं, परंतु आप परावर्तित किरण नहीं देख पाते हैं। अतः यह क्या निर्देशित करता है? यह दर्शाता क्या है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये परावर्तन का एक अन्य नियम है, इसको आप नोट कर लीजिए। आपने क्रियाकलाप में सही से देख चुके हैं। आप घर पर भी उस क्रियाकलाप को कर भी सकते हैं। इन क्रियाकलापों को किरण वर्ण रेखा उपकरण का उपयोग करके भी किया जा सकता है। तो एक उपकरण है किरण वर्ण रेखा, जिससे किरण निकलती है, उसको भी लेकर इस क्रियाकलाप को किया जा सकता है। यह उपकरण एनसीईआरटी, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी बोलते हैं इसको, उसी के द्वारा निर्मित किट में उपलब्ध है। जो किरण वर्ण रेखा उपकरण है, एनसीईआरटी द्वारा जो निर्मित किट है, साइंस की जो निर्मित किट होगी, तो उसमें इसको रखा गया, उसमें उपलब्ध है किरण वर्ण रेखा उपकरण। बुझो को याद आया कि उसने कक्षा 7 में समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब के कुछ लक्षणों का अध्ययन किया था। पहले ने उससे उन लक्षणों का स्मरण करने के लिए पूछा, क्या प्रतिबिंब सीधा था या उल्टा। तो यह सब जो है आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं फिर से। यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिखाया गया है। ये एक प्रकाश स्रोत है, इससे दो किरणें निकल रही हैं, ओ ए और ओ सी। क्या है? ओ ए और ओ सी। फिर ये जो ओ ए है वो इस पृष्ठ पर, परावर्तक पृष्ठ पर टकराने के बाद परावर्तित हो जाती है, और ओ सी जो है वो भी परावर्तित हो जाती है इस तरफ। तो आप देखेंगे कि ये जो प्रकाश की किरण है, दोनों समानांतर नहीं है, दोनों कुछ ना कुछ कोण बना रहे हैं, एक दूसरे से समानांतर नहीं है। तो जब आप देख रहे हैं कि ये जो परावर्तित हो रहे हैं, अगर आप उसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे एक ऐसा बिंदु मिलेगा जहाँ पर दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं। ये जो परावर्तित किरण है, दोनों मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस बिंदु पर अगर आप देखेंगे तो ये बिंदु जो है इस प्रकाश स्रोत का बिल्कुल सीधा, बिल्कुल उल्टा, मतलब अगर ये जो हमारा ये जो हमारा परावर्तक पृष्ठ है, इसके सापेक्ष हम इसकी तुलना करें तो बिल्कुल इसके विपरीत दिखाई देगा। अगर इस बिंदु पर हम अपनी आंख को रख के देखें तो यहाँ पर जो वस्तु होगी वो हमें आसानी से दिखाई देगी। ये हमारा आई है। क्या परावर्तित किरणें ई पर स्थित, तो क्या परावर्तित किरणें ई पर स्थित किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु आई से प्रतीत होगी? क्योंकि परावर्तित किरणें जो है वास्तव में आई पर नहीं मिलती हैं। जो परावर्तित किरणें हैं वास्तव में आई से पर मिलती नहीं है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ओ का आभासी प्रतिबिंब आई पर बनता है।
तो इस तरह हम देखते हैं कि O का जो है आभासी प्रतिबिंब I पर बनता है। अतः आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जो आभासी प्रतिबिंब है उसे पर्दे पर हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी दर्शक के नेत्र को बिंदु I से आती प्रतीत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये चीज आप देख रहे हैं, नेत्र है। तो ऐसा प्रतीत होगा जब आप यहाँ से देखेंगे तो ये जो है परावर्तित किरण I से आती हुई प्रतीत होती है जब आप नेत्र से देखेंगे, क्योंकि जो ये परावर्तित किरण होता है इसी को तो हम देखते हैं, यही हमारे नेत्र में प्रवेश करता है। तो जब आप नेत्र में देखेंगे, नेत्र में जब प्रवेश होगा तो आप जब उस वस्तु को देखेंगे तो आपको ये प्रतीत होगा कि I एक बिंदु है जहाँ से ये प्रकाश की किरण जो है परावर्तित हो रही है इस बिंदु से। आप स्मरण कर सकते हैं कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। तो जब भी आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो आपका जो दायां हाथ है वो बायां प्रतीत होगा और जो बायां हाथ है वो दायां प्रतीत होगा। इस परिघटना को क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। तो पार्श्व परिवर्तन इसको कहते हैं। नियमित तथा विसरित परावर्तन। नियमित तथा विसरित परावर्तन क्या होता है? फिगर से ही आप समझ जाएंगे, पूरी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनियमित पृष्ठ पर आपतित समांतर किरणें। आप देख रहे हैं ये पृष्ठ अनियमित है, ऐसे ऐसे हैं, समतल नहीं है। पर जो पृष्ठ है वो समतल नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं अनियमित पृष्ठ। तो अनियमित पृष्ठ पर जब किरणें पड़ेंगी आप, ये सभी समांतर किरणें हैं। क्या है? ये सभी समांतर किरण हैं। अब इनका परावर्तन कैसा होगा? तो पृष्ठ के आधार पर होगा। पृष्ठ के जिस भाग पर ये आपतित किरण पड़ेंगे तो वो भाग जैसा होगा उसी के हिसाब से जो है परावर्तन होगा किरणों का। जैसे ये पहली जो किरण आपकी पड़ रही है, आप देख रहे हैं इस जिस पृष्ठ पर पड़ रही है वो थोड़ा समतल है। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो पृष्ठ है ये थोड़ा समतल है। तो इसी वजह से इसका परावर्तन जो हो रहा है ऐसे हो रहा है। ये आपतित किरण जो है ऐसे आ रही है इसका इस टाइप, क्योंकि आप देखेंगे अभिलंब कहाँ बन रहा है उसी के हिसाब से परावर्तन आप देखेंगे। तो इस पृष्ठ के लंबवत अभिलंब जो होगा ये होगा हमारा, क्योंकि ये जो आपतन बिंदु है यहीं से अभिलंब होगा और किसके सापेक्ष होगा? उस पृष्ठ के सापेक्ष होगा। तो इस पृष्ठ के सापेक्ष अभिलंब ये हो गया, ये हमारा आपतित किरण होगा, ये परावर्तित किरण जो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये वाला ऐसे चला जाएगा क्योंकि ये अभिलंब यहाँ पर है। ठीक, अब दूसरे किरण की बात करते हैं, इस वाले किरण की बात। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। ये देख रहे हैं आप, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अब देखेंगे आप तो इस बिंदु पर अवलंब अगर आप खींचेंगे तो कैसा बनेगा अवलंब? बिल्कुल इसके 90 डिग्री पर बनेगा। क्या बनेगा? 90 डिग्री पर। तो ये जो पृष्ठ है इस पर आप जब खींचेंगे अभिलंब तो ये 90 डिग्री ऐसे बनेगा। ठीक, अब तो ये जो हमारा आपतित किरण था, इसी अभिलंब, इसी जो आपतन बिंदु है यहीं से इसका परावर्तन होगा। इधर नहीं हो सकता, ये गलत है। इसके बीच में अभिलंब होना चाहिए। तो अभिलंब के दूसरी तरफ जो है परावर्तित किरण जाएगा। तो इसी तरह जो है आप सभी का देख सकते हैं। अगर इसका हम देखें तो ये हमारा परावर्तक पृष्ठ
और इसका यहाँ पर अवलंब जाएगा तो परावर्तित किरण इस साइड में जाएगा। फिर इसी तरह इसका अगर देखेंगे तो ये परावर्तक पृष्ठ इसका ये है, फिर ये यहाँ से चला जाएगा इसका परावर्तित किरण, क्योंकि अभिलंब जो होगा इस पृष्ठ के लंबवत होगा अभिलंब, तो इसके दूसरे साइड में आपका परावर्तित किरण। और ऐसे होगा कि ये और ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये क्या होगा, आपतन कोण होगा, ये परावर्तन कोण होगा, तो दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। तो इसी तरह जो है आप देख सकते हैं अनियमित पृष्ठ से परावर्तित किरणें किस प्रकार हो रही हैं, इसी क्रियाकलाप में दिखाया गया है यही सब। तो अब देखते हैं, जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं, विसरित परिवर्तन। तो सभी समांतर किरणें जब खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होती हैं तो उसके पश्चात वो परावर्तित जो किरणें होती हैं वो समांतर नहीं होती हैं, तो ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, विसरित परिवर्तन कहते हैं। और याद रखिए कि विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। तो अभी हमने दिखाया कि विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियम का पालन कैसे हो रहा था। हमने दिखाया कि अभिलंब खींचने के बाद ही आप पता लगा सकते हैं कि जो परावर्तित किरण होगा वो किस तरफ बनेगा। तो आप पहले देखेंगे कि जो आपतित किरण है वो जिस बिंदु पर पड़ रहा है उसका पृष्ठ किस तरह है। अगर वो समतल है तब आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि परावर्तित किरण कहाँ पे जाएगी। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषय परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। तो जो गत्ता होता है उसकी पृष्ठ क्या होती है, अनियमित होती है। उस पर आप करके देख सकते हैं, लेकिन वो चिकना नहीं होता है, दर्पण की तरह नहीं होता है, तो उसको आपको चिकना बनाना पड़ेगा, मतलब दर्पण जैसा बनाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे हो रहा है परावर्तन। खैर उसमें भी हो जाएगा। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं। आप फिगर में देखिए, यहाँ पर नियमित परावर्तन आपको देखने को मिलेगा। ये है आपतित परावर्तन। तो ऐसे ही हमारा पैटर्न बनेगा नियमित परावर्तन में, जब आप जो है चिकने पृष्ठ पर प्रकाश को गिराते हैं तो इस तरह का परावर्तन बनेगा। इसको क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। तो यहाँ पर पूरी तरह जो है परावर्तन के नियम का पालन होता है। क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल हम परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं। कुछ वस्तुएं होती हैं स्वयं जो है प्रकाश देती हैं, तो डायरेक्टली हम वो जो प्रकाश किरण है उस वस्तु से सीधे हमारे नेत्र में प्रवेश कर जाती है और हम उस वस्तु को देख लेते हैं। तो जैसे सूर्य है, सूर्य से क्या किसी का परावर्तन होता है प्रकाश का? नहीं, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, उत्सर्जित करता है। तो वैसे ही हम उसको देख सकते हैं बिना परावर्तन के। आपके चारों ओर लगभग सभी वस्तुएं आपको परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती है, लेकिन अगर हम वस्तुओं की बात करें तो वो बिना सूर्य के प्रकाश के दीप्त नहीं हो सकती हैं। तो वहाँ से पहले सूर्य के प्रकाश जो है वस्तुओं पर पहुँचता है, फिर वहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है, हमारे नेत्र में प्रवेश करता है, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम चंद्रमा की बात कहें तो सूर्य के से प्राप्त प्रकाश को परावर्तित करता है। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, फिर वो उसके प्रकाश को परावर्तित करता है। इस प्रकार हम चंद्रमा को देख पाते हैं। जो पिंड दूसरे वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त पिंड। तो प्रदीप्त पिंड दूसरे पिंड से प्रकाशित होती हैं, इसीलिए हम उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। तो जो पिंड दूसरे वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं, लेकिन जो स्वयं चमकते हैं उन्हें हम दीप्त पिंड कहते हैं, जैसे सूर्य।
तो क्या आप कुछ ऐसे अन्य पिंडों के नाम भी बता सकते हैं? तो जितने भी वस्तुएं हैं वो भी तो दूसरे से ही प्रकाशित होती हैं, तो वो प्रदीप्त हैं, वो हो गए। कुछ अन्य पिंड हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, जैसे सूर्य हुआ, मोमबत्ती का ज्वाला है, विद्युत लैंप है। इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है, इस प्रकार हम इन पिंडों को देखते हैं। तो जो पिंड स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? दीप्त कहलाते हैं। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। यहाँ पर लिखा है कि यदि परावर्तित किरणें किसी अन्य दर्पण पर आपतित हों तो क्या वे फिर परावर्तित हो सकती हैं? बिल्कुल। जैसे एक वस्तु से प्रकाश निकला और उसका दर्पण के माध्यम से परावर्तन हो गया, तो परावर्तित किरण के माध्यम में, मतलब उसके रास्ते में अगर आप कोई और दर्पण रख देते हैं तो फिर उसका परावर्तन हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करते हुए उसके परावर्तन होते रहें जब तक आप उस किरण के मार्ग पर आप पृष्ठ, चिकने पृष्ठ या दर्पण आप रखेंगे उसके मार्ग में, तो वो उसका परावर्तन होता रहेगा। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। तो यहाँ पर लिखा है कि परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है। स्मरण कीजिए, जब पिछली बार आप किसी केस प्रसाधक के यहाँ गए थे, उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था। जैसे जब आप नाई की दुकान पर जाते हैं, सैलून में बाल कटवाने, अगर आप देखे होंगे कि आपके सामने भी अगर कोई दर्पण रखा हो और आपके पीछे भी कोई दर्पण रखा हो, तो आप उसमें देखेंगे कि दोनों कि कई सारे उसमें पृष्ठ आपको देखने को मिलेंगे, कई सारे पैटर्न उसमें आपको देखने को मिलता है। तो आपका जो प्रतिबिंब है उस दर्पण में, तो उसमें आप देखेंगे तो असंख्य उसमें प्रतिबिंब आपके उसमें दिखाई देते हैं। उसने आपको एक दर्पण के सामने बैठाया था, बाल कट चुकने के पश्चात उसने आपके पीछे की ओर एक दर्पण रखा था। इस दूसरे दर्पण की सहायता से आप सामने वाले दर्पण में यह देख सकते थे कि आपके बाल कैसे कटे हैं। तो इसी वजह से दोनों तरफ लगाए जाते हैं ताकि आप आसानी से देख सकें कि आपका जो पीछे का बाल है कटा सही है। तो यह कैसे संभव है? ये परावर्तन के द्वारा ही संभव है। तो क्या आप बता सकते हैं कि आपके सिर के पीछे के बालों को आप कैसे देख पाए थे? पहले को याद आया कि कक्षा 6 में विस्तारित क्रियाकलाप के रूप में उसने एक परिदर्शी बनाया था। परिदर्शी में दो समतल दर्पण उपयोग किए जाते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि दो दर्पणों में से परावर्तन द्वारा आप उन वस्तुओं को देखने योग्य कैसे बना पाते हैं जिन्हें आप सीधे नहीं देख पाते हैं? परिदर्शियों का उपयोग पनडुब्बियों, टैंकों और बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो ये परिदर्शी का उपयोग है। बहुप्रतिबिंब, तो परिदर्शी से ही बहुप्रतिबिंब का निर्माण होता है। आप जानते हैं समतल दर्पण किसी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। अगर हम समतल दर्पण की बात करें तो यह केवल एक ही वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनाता है। तो यदि दो समतल दर्पणों को संयोजन में उपयोग करें तो क्या होगा? तो आगे देखते हैं क्या होगा। तो जैसे यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है कि दो समतल दर्पण लिए गए हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे रखा गया है, मिलाकर उनके एक सिरों को जोड़ दिया गया है। तो एक सिरे को क्या किया गया है? दोनों को आपस में जोड़ दिया गया है और 90 डिग्री पर रखा गया है। अब इसके सामने एक सिक्का रखा गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर दिखाई दे रहा है दर्पण में, फिर यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसके सामने है तो यहाँ दिखाई देगा, इसके सामने है तो यहाँ दिखाई देगा। तो अब इसका जो प्रतिबिंब है इस पर बनेगा, क्योंकि इस दर्पण में इसका प्रतिबिंब इसमें बन रहा है और इस दर्पण में इस दर्पण का प्रतिबिंब उसमें बनेगा, तो वहाँ पर भी दिखाई देगा। तो इस तरह जो है आप एंगल बदल बदल के देख सकते हैं कि उसमें जो है प्रतिबिंब कितने प्रतिबिंब बन रहे हैं। तो जब 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120, 80 आदि पर जोड़िए
दर्पणों के बीच में कोई वस्तु जैसे मोमबत्ती या सिक्का रखिए। प्रत्येक प्रकरण में वस्तु के बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या नोट कीजिए। अंत में दोनों दर्पणों को एक दूसरे के समानांतर खड़े कीजिए। जब लास्ट में आप क्या करेंगे, दोनों को समानांतर खड़े कर दीजिए। जैसे आप सैलून की दुकान पे जाते हैं तो आपको सामने और पीछे दोनों तरफ समानांतर दर्पण आपको दिखाई देते हैं। देखिए अब मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको जो है तो आपको उसमें बहुत सारे प्रतिबिंब आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल 180 डिग्री पर समानांतर रखेंगे तो आपको असंख्य उसमें प्रतिबिंब दिखाई देंगे। क्या आप यहाँ साधक की दुकान पर आप अपने सिर के पीछे के भाग को कैसे देख पाते हैं? एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी कैलाइडोस्कोप में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। आप स्वयं भी एक कैलाइडोस्कोप बना सकते हैं। अब कैलाइडोस्कोप कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए, इसमें 3 जो है आयताकार दर्पण लिए गए हैं। आप देख रहे हैं, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दोनों स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो तिकोना बना है, एक पृष्ठ ये है, एक पृष्ठ ये है और एक पृष्ठ ये है। तो 3 आयताकार जो है आप दर्पण लेंगे इस तरह, और इस तरह आप तीनों दर्पणों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद क्या करेंगे आप, एक बेलनाकार यहाँ पर दिया है कि 15 सेंटीमीटर लंबी 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियाँ लीजिए। किस दर्पण का है, दर्पण की लेना है। एक प्रिज्म की आकृति में इसको जोड़ना है। पेपर की बनी एक बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाइए। तो इसमें जो है ये ट्यूब आप देख रहे हैं, ये ट्यूब है, इसी में आपको ये रखना है, प्रिज्म इसी में रखना है। लेकिन ये ध्यान देना है, ये जो ट्यूब है वो इस गत्ते से थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ताकि ये जो देखिए गत्ते का डिस्क है, ये डिस्क बनाइए और बीच में छेद कर दीजिए। और डिस्क इतना हो कि इसका जो ट्यूब का ऊपर वाला सिरा है वो पूरी तरह से ढक जाए। सुनिश्चित कीजिए कि ट्यूब दर्पण की पट्टियों से थोड़ी लंबी हो। ठीक, ट्यूब के एक सिरे को गत्ते की एक ऐसी डिस्क से बंद कीजिए कि जिसमें भीतर का दृश्य देखने के लिए एक छिद्र हो। देखने के लिए एक छिद्र बनाओ। तो डिस्क को टिकाऊ बनाने के लिए क्या करना है, इसके नीचे एक पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपका सकते हैं। जो गोलाकार डिस्क है उसको टिकाऊ बनाने के लिए नीचे आप पारदर्शी प्लास्टिक लगा सकते हैं। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की एक वृत्ताकार प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाइए। तो नीचे आप कांच लगा, इस प्लेट को इस इस प्लेट पर छोटे छोटे रंगीन कांच के टुकड़े, रंगीन चूड़ियों के टुकड़े रखिए। ट्यूब के इस सिरे को घिसे हुए कांच की प्लेट से बंद कीजिए। रंगीन टुकड़ों की हलचल के लिए पर्याप्त जगह रहने दीजिए। आपका कैलाइडोस्कोप जो है तैयार है। जब आप छिद्र से झांकते हैं तो आपको ट्यूब में भांति भांति के पैटर्न दिखाई देते हैं। कैलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। प्रायः दीवारों वाले, कागजों तथा वस्त्रों के डिज़ाइन बनाने वाले तथा कलाकार कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए करते हैं। तो इसमें कई सारे पैटर्न देखने को मिल सकता है कैलाइडोस्कोप से, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं वस्त्रों में डिजाइन करने के लिए, दीवारों पर डिजाइन करने के लिए। इसी कैलाइडोस्कोप का उपयोग किया जाता है नए नए पैटर्न देखने के लिए। अपने खिलौनों को आकर्षक बनाने के लिए इस पर रंगीन कागज चिपका सकते हैं। अगला है हमारा
सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन। तो कक्षा 7 में हमने पढ़ा था कि सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत प्रकाश। आपने यह भी सीखा था कि इसमें 7 रंग होते हैं। हमने रंग भी बताए थे, विबग्योर। अब विबग्योर क्या होता है आप पढ़ लीजिएगा। तो यह दर्शाने के लिए सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। एक और क्रियाकलाप करते हैं, वो आपने प्रिज्म में से जो है प्रकाश को गुजारा था तो वो 7 रंगों में बट गया था। तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि वो 7 रंग कौन कौन से हैं। विबग्योर, वी से वायलेट है, वायलेट में बैगनी, फिर इंडिगो है, फिर जी से ग्रीन है, वाई से येलो है, ओ से ऑरेंज है और आर से रेड है। तो ये 7 रंग होते हैं। हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रिय में से एक है, इसलिए इसकी संरचना तथा कार्यविधि को समझना हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। नेत्र का बाहरी आवरण सफेद होता है या कठोर होता है। ये है प्रकाश का विक्षेपण, इसमें दिखाया गया है। एक कटोरी ली गई है, उसमें जो है दर्पण रखा गया है। दर्पण में इस प्रकार दर्पण को रखा गया है। तो दर्पण को इस प्रकार रखा गया है कि उस पर प्रकाश पड़े और इस प्रकाश से होती हुई जब ये व्हाइट शीट पर पड़ती है तो आप देख लेंगे यहाँ पर 7 रंगों का आपको दिखाई देगा किरण, विक्षेपण होगा। तो श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। विभाजित हो जाते हैं 7 रंगों में। तो इंद्रधनुष तो सभी जानते हैं कि इंद्रधनुष जो है विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक घटना है। जब आप बारिश होता है तब आप देखते हैं कि जहाँ सूर्य है, सूर्य के बिल्कुल विपरीत दिशा में आपको दिखाई देता है इंद्रधनुष, जो 7 रंगों में बटा हुआ दिखाई देता है। यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। ये कठोर होता है, हमारा जो सफ़ेद भाग होता है आंखों का वो कठोर होता है। यह नेत्र के आंतरिक भागों को दुर्घटनाओं से बचाव करता है। इसके पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो नेत्र के जो पारदर्शी अग्रभाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्निया बोलते हैं। कार्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं जिसे परितारिका या आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे हम क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। पुतली के साइज को परितारिका या आइरिस से नियंत्रित किया जाता है। जो पुतली होती है उसकी साइज किससे नियंत्रित होती है? आइरिस या परितारिका से नियंत्रित होती है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, सब आप नोट कर सकते हैं। परितारिका या आइरिस नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। तो आपने जो कई व्यक्तियों में अलग अलग रंगों के आपने देखा होगा, उसकी जो बीच की कॉर्निया होती है वो अलग अलग रंग के होते हैं। तो इसी वजह से होता है, किससे? आइरिस या परितारिका की वजह से होता है कि यह विशिष्ट रंग प्रदान करता है उसे। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति वास्तव में हम आइरिस होते हैं, तो इसी वजह से हमारे नेत्र का रंग डिपेंड करता है आइरिस पर या परितारिका पर। परितारिका या आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा मानव नेत्र है। तो आप देख रहे हैं ये कार्निया है, सबसे बाहरी भाग जो होता है वो कार्निया बोला जाता है। और फिर ये हमारा लेंस है, बिल्कुल उत्तल लेंस। ये हमारा लेंस है, बीच में उभरा हुआ होता है, बीच में मोटा होता है लेंस और किनारों पर थोड़ा पतला होता है। और ये है आइरिस। क्या है? आइरिस, परितारिका या आइरिस। तो आइरिस ही जो है इसी से पता चलता है कि मानव का नेत्र किस रंग का है। और इसके बीच में आप देख रहे हैं द्वार है, इसको पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुतली। और इसी आइरिस की वजह से पुतली की जो साइज है वो घटती बढ़ती रहती है।
और इसके आइरिस के दोनों तरफ जो मांसपेशियां जुड़े हैं वो पेशी कहलाते हैं। पश्चाभ पेशी, क्या पश्चाभ पेशी है ये। और ये है प्रकाशिक तंत्रिका। और ये भाग जो है हमारा वो क्या है, रेटिना, जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनता है। अगर स्पष्ट बनता है तभी वस्तु हमें जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अगर रेटिना से इधर उधर प्रतिबिंब बनने लगता है तब हमें पता चलता है कि हमारी आंख जो है वो खराब हो रही है। तो ये जो क्रियाकलाप है इसमें लेजर टॉर्च का प्रयोग नहीं करना है। तो पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा है। तो आपने देखा फिगर में कि केंद्र पर मोटा होता है लेंस, जो पुतली के पीछे है हमारे। किस प्रकार का लेंस केंद्र पर मोटा होता है, ये आप जानते हैं उत्तल लेंस में होता है। लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। इस परत को हम क्या कहते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। तो इसी पर जो है हमारा लेंस जो है वो प्रकाश को आंख के पीछे इस परत पर फोकसित करता है, मतलब उसी पर प्रतिबिंब बनता है उस वस्तु का। रेटिना जो है वो अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो है अनुभव किया जाता है संवेदनाओं को, उसको दृक तंत्रिकाओं द्वारा कहाँ पहुंचाया जाता है, मस्तिष्क में पहुंचाया जाता है। और तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। एक होता है हमारा शंकु तंत्रिका कोशिका, जो क्या करता है, तीव्र प्रकाश के लिए ये सुग्राही होता है, तीव्र प्रकाश को जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है। और दूसरा होता है शलाकाएं तंत्रिका कोशिका, जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। ये मंद प्रकाश को भी अब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसको मतलब उस मंद प्रकाश को भी वो जल्दी से उस मंद प्रकाश में रखी वस्तु को भी देख लेती हैं। देखकर मस्तिष्क को क्या करती हैं, संदेश भेज देती हैं। तो शलाकाएं जो होती हैं वो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, और शंख जो होते हैं वो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। इसके अतिरिक्त शंख रंगों या वर्णों की सूचनाएं भी भेजते हैं। तो शंख जो तंत्रिका कोशिका है वो क्या करता है, रंगों या वर्णों की सूचनाएं भी भेजते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी तंत्रिका तंत्र है जो वर्णों की सूचनाएं भेजता है, तो वो शंकु तंत्रिका कोशिका है। और दृक तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। यह भी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए कि दृक तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को क्या कहते हैं, अंध बिंदु। क्या बोलते हैं, अंध बिंदु। तो दृक तंत्रिका और रेटिना के बीच की संधि को क्या बोलते हैं, अंध बिंदु। इनके अस्तित्व की निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया है कि एक तरफ आप क्रॉस बनाइए और एक तरफ वृत्त या गोला बनाइए। तो अपने नेत्र के सामने से देखिए और फिर आप धीरे धीरे इसको पास लेते जाइए आँख के पास। तो आप देखेंगे कि ये नहीं दिखाई देता है। जब आप बिल्कुल आँख के पास लेके जाते हैं तो ये गायब हो जाता है। तो इसी प्रकार आप इसको भी देख सकते हैं। तो क्रॉस तथा गोल चिन्ह का अदृश्य होना यह दर्शाता है कि रेटिना पर कोई ऐसा बिंदु है जो प्रकाश गिरने पर इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाता, क्योंकि वहां पर तंत्रिका कोशिका वहां पर नहीं पाई जाती है। इसी वजह से वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देता और वो संदेश भेज नहीं पाता मस्तिष्क को। इसी वजह से वो चीज़ हमें नहीं दिखाई देती। तभी यहाँ पर लिखा है कि क्रॉस अथवा गोल चिन्ह का अदृश्य होना यही दर्शाता है कि रेटिना पर कोई ऐसा बिंदु है जो प्रकाश गिरने पर उसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाता। उसी को क्या कहते हैं, अंध बिंदु कहते हैं। प्रतिबिंब का प्रभाव
वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त हो जाता है। अगर आप जिस वस्तु को देख रहे हैं अगर आप हटा लेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब का प्रभाव है तुरंत समाप्त हो जाता है। सॉरी, कहने का मतलब है कि आप ये तो महसूस किए होंगे कि जब आप किसी वस्तु को कुछ क्षण के लिए देखते हैं, अगर देखने के बाद फिर उस वस्तु को हटा लेते हैं तो उसका जो प्रभाव है प्रतिबिंब का तुरंत समाप्त नहीं होता। जब आप आंख को बंद करते हैं तो आप देखते हैं कि वो चीज जो है, वस्तु जो है, ऐसा प्रतीत हो रहा है मेरे सामने चल रहा है। तो यही यहाँ पर बताया गया है। यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप नोट कर लीजिए। कैसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रेटिना पर प्रतिबिंब का प्रभाव कितने सेकंड तक बना रहता है जब हम उस वस्तु को हटा लेते हैं। जिस वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनता है जब हम उस वस्तु को हटा लेते हैं तो लगभग कितने सेकंड तक वो बना रहता है। तो 1/16 सेकंड तक बना रहता है वो प्रतिबिंब का प्रभाव। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र के वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होती है। तो अभी हमने बताया था कि अगर कोई वस्तु चलती हुई आप देख रहे हैं उसको कुछ क्षण तक और फिर आप आंख बंद कर दिए तो आपको महसूस होगा कि वो वस्तु जो है हमारे सामने चलती हुई प्रतीत हो रही है। हम जो चलचित्र है तो हम जो चलचित्र देखते हैं वो क्या है? वास्तव में कुछ कुछ भिन्न अनेक चित्रों का उपयुक्त क्रम में पर्दे पर प्रक्षेपण है। उन्हें नेत्र के सामने प्रायः 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड 16 प्रति सेकंड की दर से भी अधिक। तो अगर हम हमारे जो वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमारे रेटिना में जो बनता है उसका प्रभाव लगभग 1/16 सेकंड तक रहता है। लेकिन अगर उससे अधिक दर से अगर हम उस वस्तु को नेत्र के सामने परिवर्तित करते अगर दिखाते हैं तो वो हमें चलचित्र, तभी हम उस चलचित्र को देख पाते हैं। जो वस्तु है हमारा, अगर हम नेत्र के सामने 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित होते दिखाया जाता है तभी हम चलचित्र देख पाते हैं। अगर धीमी गति से दिखाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ये सच्चाई नहीं है, इसमें जो है सच्चाई नहीं है कि जो चीज़ हम देख रहे हैं कि वो सच है। जैसे यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिखाया गया है कि एक सीट लिया गया है, इसमें 2 छिद्र किए गए हैं, 2 छिद्रों से एक धागा निकाला गया है और एक तरफ जो है पिंजरा बनाया गया है और दूसरी तरफ जो है चिड़िया बनाया गया है। एक तरफ पिंजरा और दूसरी तरफ चिड़िया बनाया गया है। फिर इसको जो है हाथ से मोड़ दिया गया है, इस पेपर को हाथ से मोड़ दिया गया है। मोड़ने के बाद क्या किया गया है, डोरी की सहायता से इसको सीधा किया जा रहा है। तो जैसे ही डोरी की सहायता से सीधा किया जाता है तेजी से तो ऐसा प्रतीत होता है कि पिंजरे में चिड़िया है। तो इसी प्रकार जो है चलचित्रों को दिखाया जाता है, वो 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड के दर से दिखाया जाता है तभी हमें वो चलचित्र के रूप में दिखाई देता है। नेत्रों को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने हमें क्या दिया है, पलकें। पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोकते हैं। तो पलकें हमारी रक्षा करते हैं धूल से, जो प्रकाश काफ़ी चमक होती है उनसे भी। तो नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से देख सकता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता देख सकता है आयु के साथ साथ क्या होता है, परिवर्तित होती रहती है। लेकिन अगर हम सामान्य नेत्र की बात करें
तो सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी क्या होती है, वो 25 सेंटीमीटर होती है। ये कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और पूछा भी जा सकता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए कि हमारी सामान्य आंखों द्वारा सुविधाजनक दूरी तक देखने के लिए सक्षम दूरी कितनी है, वह है 25 सेंटीमीटर। कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते, लेकिन इसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख लेते हैं। तो ये जो है अक्षमताएं हैं, दृष्टि दोष हैं मनुष्यों में। एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हम निकट की वस्तुएं जो हैं आसानी से देख लेते हैं लेकिन दूर की वस्तुएं हम नहीं देख पाते हैं। और दूर दृष्टि में क्या होता है कि हम निकट की वस्तु देख लेते हैं लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो जब आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे तब आपको मिलेगा कि दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दोष होता क्या है। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो रहा है, तभी हमें चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जो हमारा लेंस है, नेत्र लेंस है, उसमें धुंधलापन आ जाता है, तब कहा जाता है कि मोतियाबिंद विकसित हो रहा है। इसके कारण दृष्टि कमज़ोर हो जाती है, जो कभी कभी अत्यधिक गंभीर रूप ले लेता है। इस दोष की चिकित्सा संभव है। अपारदर्शी लेंस को हटाकर एक नया कृत्रिम लेंस इसमें लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है मोतियाबिंद को दूर किया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी में इस प्रक्रिया को और सरल एवं सुरक्षित बना दिया है। नेत्रों की देखभाल। यह आवश्यक है कि आप अपने नेत्र की उचित देखभाल करें। यदि कोई समस्या है तो आपको किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए। नेत्रों की नियमित जांच कराइए। यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का उपयोग कीजिए। नेत्र के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सरदर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लैंप का अत्यधिक तीव्र प्रकाश अथवा लेजर टॉर्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। तो ये सब जो है, इन सब चीज़ों से आप बच के रहिए, अपनी आंखों को बचाए रखिए। क्या आप जानते हैं तितली के बारे इसमें दिया गया है। जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृतियों के होते हैं। केकड़े के नेत्र क्या होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। जो केकड़ा होता है उसका नेत्र कैसा होता है, बहुत छोटा होता है, परंतु इसके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है। इसलिए यदि शत्रु पीछे से भी उसकी ओर आता है तब भी उसे पता लग जाता है। तितली के बड़े नेत्र होते हैं। तितली के नेत्र कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, जो सहस्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने प्रतीत होते हैं। तो कई हजार छोटे छोटे नेत्र होते हैं, उससे मिलकर तितली के बड़े नेत्र बनते हैं। यह केवल सामने अथवा पार्श्व भाग में ही नहीं बल्कि पीछे को भी देख सकता है। तो तितली जो है ना आगे न पीछे, वो चारों तरफ देख सकता है। आगे भी देख सकता है, बगल में भी देख सकता है और पीछे भी देख सकता है। उल्लू रात में भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख पाता। इसके विपरीत दिन के प्रकाश में सक्रिय पक्षी चील गरुड़ दिन में अच्छी प्रकार देख सकते हैं लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते। उल्लू के नेत्र में बड़ा कार्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में शलाकाएं होती हैं तथा केवल कुछ ही शंकु होते हैं। इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्र में शंकु अधिक और शलाकाएं कम होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। और क्या है, हमारे अपने नेत्र को कैसे बचाना है। सूर्य या किसी शक्तिशाली प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधा मत देखिए। अपने नेत्र को कभी रगड़िए मत। यदि आपके नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो नेत्रों को स्वच्छ जल से धोइए। यदि कोई सुधार ना हो तो डॉक्टर के पास जा सकते हैं आप। पठन सामग्री को सदैव सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। अपनी पुस्तक को नेत्रों के बहुत समीप लाकर या उसे नेत्रों से बहुत दूर ले जाकर नहीं पढ़ना चाहिए।
कक्षा 6 में आपने संतुलित आहार के बारे में सीखा था। यदि भोजन में किसी अवयव का अभाव है तो इससे नेत्रों को भी क्षति हो सकती है। तो भोजन में विटामिन ए का अभाव नेत्र के अनेक रोगों के लिए उत्तरदायी होता है। तो नेत्र रोग के लिए उत्तरदायी विटामिन होता है विटामिन ए। अगर विटामिन ए की कमी है तो हमें नेत्र रोग होता है। और इनमें सबसे अधिक सामान्य रोग क्या है? रतौंधी। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ये सभी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है, सिंपल है, इसको नोट कर लीजिए। इसके क्या स्रोत हैं? इसलिए हमें अपने आहार में विटामिन ए युक्त अवयवों को शामिल करना चाहिए। तो विटामिन ए के स्रोत क्या हैं? पहला है हमारा कच्ची गाजर है, फूल गोभी है, हरी सब्जियां जैसे पालक है, फूल गोभी, हरी सब्जियों में पालक, तथा कॉड लीवर तेल। तो जो मछली होता है उसके लीवर में कॉड लीवर ऑयल होता है, जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसमें विटामिन ए जो होता है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। उसके साथ साथ अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन, फल जैसे फलों में आम, पपीता भी विटामिन ए के भरपूर स्रोत होते हैं, आम और पपीता। तो इतनी चीज़ें अगर आप अपने डाइट में शामिल करते हैं अपने भोजन में, तो आपको विटामिन ए की कमी नहीं होगी और आपका नेत्र जो होगा वो सुरक्षित रहेगा। चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। जिसकी आंखों में विकृति होती है, कुछ समस्याएं होती हैं, दोष होते हैं, वो भी पढ़ लिख सकते हैं। कुछ व्यक्ति जिनमें बात है चाक्षुषी अक्षमता, दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित होते हैं। उनकी वस्तुओं को देखने के लिए सीमित दृष्टि होती है। कुछ व्यक्ति जन्म से ही बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी या चोट के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों का अधिक विकसित कर लेते हैं। तथापि अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने में सक्षम बना सकते हैं। तो चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए अप्रकाशिक साधन और प्रकाशिक साधन। कुछ लोग श्रवण साधनों जैसे कैसेट, टेप रिकॉर्डर, बोलने की वाली पुस्तकें, ऐसे हैं सभी साधन सम्मिलित हैं। और बोलने वाले कैलकुलेटर, कंप्यूटर जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधन भी उपलब्ध हैं जिनसे अनेक संगणनाकार किया जा सकता है। और स्पष्ट साधन में आप देखेंगे तो ब्रेल, लेखन पाटी, सलाहकार सम्मिलित हैं। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को पढ़ने तथा लिखने में सहायता करते हैं। अब ब्रेल लिपि क्या होता है इसके बारे में आप जानेंगे आगे। आजकल श्रवण सीरी और कंप्यूटर के साथ वाक्य यंत्र भी वांछित विषय को सुनने और लिखने में अत्यधिक सहायक है। तो आपका नेत्र काम नहीं कर रहा है तो आप उसको सुनकर सुनकर आप बता सकते हैं क्या चीज़ कह रहा है। तो आप सुनकर भी स्पष्ट करके आप लिखना पढ़ना सीख सकते हैं। प्रकाशित साधनों में द्विफोकल लेंस, संस्पर्श लेंस, रंजित लेंस, आवर्धक दूरबीन साधन सम्मिलित हैं प्रकाशिक साधनों में, जबकि लेंसों के संयोजन चाक्षुष सीमा बंधन के संशोधन के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो लेंसों का उपयोग करके जो है आँख को सही भी किया जा सकता है। अब आते हैं हम ब्रेल पद्धति क्या है। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल होता है। तो जिनमें आँखों में विकृतियाँ होती हैं, जो या पूरी तरह अंधे होते हैं, नहीं देख पाते, तो उनके लिए ब्रेल लिपि होती है। स्पष्ट करके इसमें अक्षरों को पहचाना जाता है। लुइस ब्रेल जो स्वयं एक वो नेत्र उनमें नेत्र दोष था। वो ऐसे व्यक्ति थे जिसमें स्वयं नेत्र दोष था। उन्होंने क्या किया कि चक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए एक पद्धति विकसित की और इसे 1821 में प्रकाशित किया। तो उसको क्या कहते हैं? लुइस ब्रेल लिपि। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई। जो लुइस ब्रेल ने अपना दिया था 1821 ईस्वी में पद्धति, लुइस ब्रेल पद्धति, वो कब आया? वर्तमान पद्धति वो 1932 में अपनाई गई। सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को पढ़ा जा सकता है। ब्रेल पद्धति में
63 बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप है। अगर पूछा जाए कि ब्रेल लिपि या ब्रेल पद्धति में कितने बिंदुकित पैटर्न या छाप है, तो 63 आप टिक मारेंगे। प्रत्येक छाप एक अक्षर, अक्षरों के समुच्चय, सामान्य शब्द अथवा व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करती हैं। तो प्रत्येक छाप क्या प्रदर्शित करती है? या तो एक अक्षर, या अक्षरों के समुच्चय, या सामान्य शब्द, या व्याकरणिक चिन्ह को प्रदर्शित करती है। बिंदुओं को ऊर्ध्वाधर पंक्तियों के 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया। ऊर्ध्वाधर 2 कक्षों में व्यवस्थित किया गया है। प्रत्येक पंक्ति में कितने बिंदु हैं? 3। तो इसका मतलब 1 2 3 1 2 3 इसी तरह व्यवस्थित किया गया है। सॉरी। अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों तथा कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुकित पैटर्न नीचे दर्शाए गए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 2 ऊर्ध्वाधर पैटर्न है और प्रत्येक ऊर्ध्वाधर कॉलम में आप देख रहे हैं कि 3 बिंदु हैं। जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट नंबर हैं उसको इंगित किया जा सकता है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर ए को इस तरह जो है निरूपित करते हैं। जब आप 6 डॉट डॉट 6 जो है 2 ऊर्ध्वाधर पैटर्न में लगे हुए हैं, तो इसमें एक आपने ऐसे कर दिया तो वो ए को दर्शाएगा, और ये जो टी है इस तरह दर्शाएगा। आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर सी ए टी मिल के क्या हो जाएगा? कैट। फिर यहाँ पर एंड है, कॉमा है। तो ये सब जब आप पढ़ेंगे विस्तृत रूप से तब आप जानेंगे। तो बस हमें ये जानना है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु का उपयोग होता है। वो है 6 बिंदु। अगर छाप की बात करें तो 63 छाप होते हैं, बिंदुकित पैटर्न होते हैं 63, और कितने बिंदुओं के उपयोग से ये पैटर्न बनते हैं? 6 बिंदुओं के उपयोग से बनते हैं। तो इन पैटर्न को जब ब्रेल शीट पर उभारा जाता है तो ये चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों को छूकर शब्दों को पहचानने में सहायता करते हैं, और स्पर्श को आसान बनाने के लिए बिंदुओं को क्या किया जाता है? थोड़ा सा उभार, बिंदुओं में थोड़ा उभार दिया जाता है ताकि वो सही तरीके से उसको स्पर्श कर सकें। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति ब्रेल पद्धति को अक्षरों से सीखना प्रारंभ करता है। इसके पश्चात विशेष छापों या अक्षरों के संयोजनों को पहचानता है। सीखने की विधियां स्पर्श से पहचान करने पर निर्भर करती हैं। तो पूरी तरह स्पर्श पर ही निर्भर करता है। स्पर्श से ही वो लिखना पढ़ना जान जाता है। प्रत्येक छाप को स्मरण करना पड़ता है। ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियां तथा मुद्रण मशीनें विकसित की गई हैं। ब्रेल लिपि तो कुछ यहाँ पर व्यक्ति हैं जिनमें कुछ विकार थे, नेत्र दोष थे, उसके बावजूद इन्होंने अच्छे अच्छे उपलब्धियां हासिल की। कुछ चाक्षुष विकृति युक्त भारतीयों को महान उपलब्धियां प्राप्त करने का श्रेय है। एक नाम है दिवाकर। दिवाकर नामक एक प्रतिभा संपन्न बालक ने गायन के रूप में आश्चर्यजनक प्रदर्शन किए हैं। जन्म से रविंद्र जैन कौन है? श्री रविंद्र जैन ने इलाहाबाद से अपनी संगीत प्रभाकर की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने एक गीतकार, संगीतकार, गायक के रूप में अपनी श्रेष्ठता को दर्शाया। एक हैं श्री लाल आडवाणी। ये भी चक्षुष विकृति युक्त थे। इन्होंने भारत में विकलांगता के पुनर्वास तथा विशिष्ट शिक्षा के लिए एक संस्था की स्थापना की। इसके अतिरिक्त उन्होंने यूनेस्को में ब्रेल समस्याओं पर भारत का प्रतिनिधित्व भी किया था। श्री लाल आडवाणी ने अमेरिका की एक लेखिका एवं प्राध्यापिका हैं। कौन है? हेलन ए केलर। संभवतः सर्वविदित एवं प्रेरक चक्षुष विकृति उसमें है।
और 18 महीने की आयु में इन्होंने अपनी दृष्टि जो है खो दी थी, 1.5 साल में ही। उनके संकल्प तथा साहस के कारण वह स्नातक की उपाधि ग्रहण कर सकी। ऑफ माई लाइफ 19 तक लिखी। हेलन ए केलर ने एक पुस्तक लिखी, स्टोरी ऑफ लाइफ। उसके साथ अनेकों पुस्तकें उन्होंने लिखी। तो ये था हमारा 16वां चैप्टर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।